Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. इस क्लास की बहुत ज़्यादा आपको डिमांड भी थी, बहुत दिन से आप बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर बायो एनर्जिक्स की जो क्लास है वो नहीं हो पा रही है, राइट। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे, जो पिछली जो भी सब टॉपिक्स थे उनको कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि जब हम बायो एनर्जिक्स की क्लास करें तो आप पूरी तरह से रेडी हों सारी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो बायोएनर्जिक्स की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। आज पहली क्लास है और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी किस किस टाइप की एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है, कितनी टाइप की एनर्जी जो है वो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, बिकॉज देयर आर सेवरल काइंड ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल इन योर सराउंडिंग। दे इन डेली टू डेली लाइफ you are got in touch with that, but all kind of the energy they are not responsible to work with your internal body or the system of your बॉडी इंटरनल पार्ट्स, ठीक है। तो हम जो है बेसिकली जो बायो एनर्जिक्स में बात करेंगे वो उनकी बात करेंगे जो हमारे बॉडी की अंदरूनी चीजें जो हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है उसको किस तरह से करनी है, तो उन सारी चीजों की हमें जो है आज बात करनी है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द basic source of energy because it's very important for us to know that what is the real source from where we are getting the all kind of the energy to drive our body or the bodily movement, right। चलिए, तो ये फर्स्ट क्लास है बायो एनर्जिक्स की, 5-6 क्लास में हम इसको खत्म करेंगे। चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज बायो एनर्जिक्स की चीजों के बारे में, ठीक है। कह रहा है बायो एनर्जिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। जो बायो एनर्जिक्स है आपकी वो क्या है, आपकी ब्रांच है किसकी, बायोकेमिस्ट्री की। और वो बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच आपकी करती क्या है, इस बात को भी आप समझें ठीक तरह से। चलिए इसको नीचे ले लेते हैं जिससे आपकी बहुत सारी समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बेहतर। तो ये बेसिकली है क्या, ये बायोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ठीक है। फोकस्ड ऑन हाउ द सेल ट्रांसफॉर्म द एनर्जी, इस बात को ये बताती है पूरी तरह से कि जो हमारी सेल है, जो सेलुलर पार्ट है, क्योंकि हमें जो भी काम करना है वो किस पे करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा सेलुलर यूनिट्स पे, ठीक है। क्योंकि हमारा बेसिकली काम क्या होगा कि जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की जब हम स्टडी कर रहे हों और फिजियोलॉजी में फिजिकल करने के लिए क्या, फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होगी हम उस एनर्जी की हमेशा जो है वो बात करते रहेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली इसी एनर्जी के साथ डील करना है। बाकी तो कई सारे टाइप की एनर्जी है, हम उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म एनर्जी कहाँ से, ऑफन बाय प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग और कंज्यूमिंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एनर्जी है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी में वो क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्या होगा, इस पूरे के पूरी जो हमारी बायो एनर्जिक्स की क्लासेस होंगी उनमें दो ही चीजों की बात होगी, दो प्रोसेस होंगे एनर्जी से रिलेटेड, क्या है, कैटाबॉलिज्म और दूसरी एनाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म क्या है, एनर्जी को स्टोर करने का एक तरीका है। कैटाबॉलिज्म क्या है, प्रोसेस टू जनरेट द एनर्जी फ्रॉम द स्टोर सोर्सेस। आई होप दैट कितनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे समझिए, बायो एनर्जेटिक्स प्रोसेस क्या है, सच एज द सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस आर एसेंशियल to most aspect of the cellular metabolism, therefore the life itself, ठीक है। ये क्या है, एक वो प्रोसेस है जिससे कि हमें क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के तरीके बताता है, वो सारी की सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है जिससे कि हमें क्या हो, एनर्जी रिसीव हो सके, ठीक है। क्या हो जाए, हमें एनर्जी रिसीव हो जिससे कि क्या करें, हम वर्किंग कर सकें, हम अपना काम जो है वो आसानी से कर सकें। बिकॉज विदाउट एनर्जी मीन्स कैलोरीज की बात करें या फिर फूड की बात करें, जैसे मोटर व्हीकल्स फॉर एग्जांपल, टू ड्राइव द मोटर व्हीकल्स वी नीड द फ्यूल, बट द सेम वे वी नीड आल्सो द फ्यूल इन फॉर्म ऑफ कैलोरीज टू ड्राइव आवर बॉडी मूवमेंट, राइट। तो वो क्या हो सकते हैं प्रोसेस, वो ग्लाइकोजेनेसिस है आपका, ग्लूकोनोजेनेसिस है
या सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसके अलावा भी हैं जिनकी हम बात करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल रिव्यू द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, और वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं, चलिए समझते हैं उनको। ठीक है, टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डील विद, कौन कौन से टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, एनर्जी जो है वो उसकी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नीड ऑफ एनर्जी फॉर द सेलुलर जो एक्टिविटी है उसमें किस तरह से उसकी जरूरत होती है उसकी हम लोग बात करेंगे। राइट, द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम एरोबिक एनारोबिक इन्वॉल्व इन द रीसेंटेंस ऑफ एटीपी। रीसेंटेंस का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर, रीसेंटेंस से क्या मतलब है, रीसेंटेंस इज शोइंग directly to the resynthesis. Resynthesis means resynthesis. resynthesis में हम लोग ढेर सारी बात करने वाले हैं क्योंकि जो हमारा ATP है वो बहुत सारे रिएक्शंस में ADP में चेंज होता है, ठीक है, और ADP के बाद फिर दोबारा ये ATP में चेंज होता है, तो ये सारी की सारी प्रोसेस हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज, उस एनर्जी की बात किसकी बात करनी है, इस वाले जो पार्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, किस में, एक्टिविटीज में, जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक सिस्टम ड्यूरिंग रेस्ट एंड एक्सरसाइज, जे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप रेस्ट में हैं तो उस टाइम पे जो आपकी एनर्जी होगी वो खर्च किस तरह से होगी, इन सारी चीजों की बात हमने करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये बार बार से हम लोग क्या करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली वी आर रिपीटिंग दिस वर्ड एनर्जी। सो व्हाट दिस एनर्जी इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट टू नो अबाउट इट, राइट, इज द कैपेसिटी टू परफॉर्म द वर्क। मतलब ये क्या है, एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है, ठीक है, एक एबिलिटी है जिसकी वजह से हम क्या करें कि कोई भी हम काम कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। अच्छा, वो काम क्या होता है, क्योंकि हम एनर्जी की वजह से कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो काम क्या है उस काम को समझ लेते हैं। राइट, तो वर्क क्या है, वर्क इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस, थ्रू अ डिस्टेंस, इसको पूरी तरह से और समझते हैं। तो W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, ठीक है, F यहाँ पे स्टैंड करता है फोर्स को, क्यों कि जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो उसमें किसी ना किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा क्या होता है, डिस्टेंस कहो या इसको, या फिर दूसरे मायने में और ज्यादा अच्छी तरह से कहना चाह रहे हो तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दो। क्या इतनी सी बात क्लियर है आपको? चलिए बताइए जल्दी, क्या कह रहे हैं निशांत? अच्छा चलिए ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा आपको, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है आपकी, डिस्टेंस आपकी स्केलर है। ठीक है, अब ये वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं इसको जरा सा देख लो, अभी टॉपिक आ ही गया है। तो एक वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में आपका रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट प्लस दूसरा क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी रिजल्टेंट को ही हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन। तो किसी भी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, और इन दोनों में से कोई एक चीज एब्सेंट हो तो हम क्या बोलेंगे उसको, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह से एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, वर्क जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स मौजूद है और फोर्स अपने आप में खुद में वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए तो क्या है, ये एप्लीकेशन है किसका, फोर्स का, एक डिस्टेंस की, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाते हैं तो कोई ना कोई वर्क होता है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, वर्क क्लियर हो गया, यहाँ से एनर्जी आपकी क्लियर हो गई। अब चलते हैं और जानते हैं आगे की चीजों के बारे में। ठीक है, कि एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं वो क्या क्या होती हैं, राइट, क्योंकि हमने पहले बात करी थी कि हम एनर्जी की फॉर्म्स को जानेंगे जरूर, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी वो एनर्जी चाहिए जिसको मैं अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में यूज कर पाऊं। ऐसे नहीं है कि मेरे पास ढेर सारी एनर्जी है, राइट,
आई हैव एम्पल ऑफ एनर्जी एंड आई एम नॉट एबल टू यूज इट, राइट। देखिए इसमें क्या है, केमिकल एनर्जी आती है, ठीक है। केमिकल एनर्जी वो केमिकल रिएक्शन से द एनर्जी रिसीव्ड बाय सम केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल एनर्जी बोल देंगे, राइट। देन उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करें, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक, तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर रहे हैं, फैन चला रहे हैं, तो इस एनर्जी का यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी के रूप में यूज हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए जनरेटर, ठीक है। जनरेटर रहता है, जनरेटर से क्या करते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। देन आती है थर्मल और हीट एनर्जी, मतलब ये किसकी वजह से, ये हीट की वजह से, हीट की वजह से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी, ठीक है। कुल मिला के एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो तुषार। जैसे जो हीट एनर्जी है उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये किस में होती है, जैसे ये पावर प्लांट्स में होती है, ठीक है। दूसरा हीट एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, सोलर प्लांट से, सोलर प्लांट्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलिए अभी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डिसोसिएशन होता है। इस डिसोसिएशन को क्या बोलते हैं, या तो न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं, फिशन। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हमें रिसीव होती है, ठीक है। चलिए फाइनल जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की तरफ। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट की वजह से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं प्रोडक्शन किसी की मूवमेंट कराता हूँ, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होगी, जैसा कि आप लोग जनरेटर में देख पाते हैं, जनरेटर में, डायनेमो में, ठीक है। तो आई होप दैट कि यहाँ तक चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। अब हम उस एनर्जी की बात करेंगे जिस एनर्जी का हम यूज कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया की चाहे कितनी भी एनर्जी हो और वो सारी की सारी एनर्जी जो है हमारे पास आती रहे, लेकिन हमारे अगर वो यूज में नहीं आ सकती, एप्लीकेशन में नहीं है, इफ all those energy not applicable for me, then what is the point to receive that energy, right? What is the point to having that energy? ठीक है, चलिए आगे इसको समझते हैं। all energy used for the biological world, ठीक है, all energy used for the biological world, biological world मतलब हम जिंदा प्राणियों के बारे में बात यहाँ पे होगी, ठीक है, कि जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए जितनी भी एनर्जी यूज होंगी वो सारी की सारी एनर्जी आपकी वो क्या कहलाएंगी, वो हमारी ह्यूमन यूज्ड एनर्जी कहलाएंगी, ठीक है। ऑल एनर्जी यूज्ड बाय द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जितनी भी एनर्जी, जितने प्रकार की एनर्जी आप लोग देखते हैं या फिर आप देखने की कोशिश करते हैं, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो आपकी कहाँ से आती हैं, वो सन से आती हैं। चाहे आप हाइड्रो पावर प्लांट की बात करो, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रो पावर प्लांट और हाइड्रोलिक एनर्जी, देन बायोमास की एनर्जी, राइट। आप विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, या फिर आप वोल्केनिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, या फिर जियोथर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी की सारी एनर्जी आएंगी कैसे, अपस्ट्रीम्स में। यहाँ से देखिए जैसे सन से जो हीट आती है वो क्या हो गई, द फ्यूल ऑफ लाइफ। किस तरह से, ये देखिए ये एनर्जी जब आएगी तो ये प्लांट्स में आएगी, और प्लांट इसी एनर्जी की हम लोग स्टडी करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एनवायरमेंट साइंस में, और जो हमारा पेपर 1 है तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो अल्टीमेट सोर्स आपको चाहे कहीं भी पूछे, चाहे वो एनवायरमेंटल साइंस में पूछ रहा है, चाहे पेपर 1 में पूछ रहा है, या फिर जीएस में आपको पूछ रहा है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है हमारा सन। इसी की वजह से विंड एनर्जी होती है, मींस
विंड एनर्जी क्यों होती है? जब अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ होती है तो वहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से विंड जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस रन करती है, राइट। देन जियोथर्मल एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिसीव्स फ्रॉम सन, इट रिसीव्ड बाय अर्थ एंड अल्टीमेटली इज गोज डाउन एंड कलेक्टेड एट ए पॉइंट एंड मेल्ट सम पर्टिकुलर रीजन, और फिर वो मेल्टेड रीजन क्या होता है, बाद में इतनी ज्यादा हीट रिसीव कर लेती है कि उस हीट को क्या होता है, बाहर निकलना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, ज्वालामुखी के रूप में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हम लोग अभी जो मैंने बात की अभी भी, कि हम लोग ज्यादातर जो बात करने वाले हैं अभी, वो मोस्टली बात करेंगे बायोमास या बायो एनर्जी के बारे में। ये एनर्जी के बारे में हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि यही एनर्जी हमारी लाइफ को चलाती है और इसी के बारे में हम लोग को स्टडी भी करनी है, ठीक है। चलिए अब आप इसको समझने की कोशिश करें आगे। The immediate energy source of all activities in human as well as in most other biological systems come from the breakdown of simple chemical compound known as ATP। मतलब आपको चाहे आप प्लांट लाइफ की बात करें या फिर आप ह्यूमन लाइफ की बात करें, तो ह्यूमन लाइफ में जो भी आपको मूवमेंट करने हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, ब्रेक होते हैं किसमें, सम ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, राइट, 1 2 3 4 5 6, जो आपका ग्लूकोज होता है उसमें कितने होते हैं, 6 बॉन्ड्स होते हैं, राइट। अब इन बॉन्ड्स के बीच में कुछ एनर्जी होती है, अब इसको बेसिकली टूटना होता है तो ये किस में टूटता है, पायरूवेट में, ठीक है। ये जब पायरूवेट में टूटता है और एक ये और पायरूवेट बनता है, राइट। अगर इसको और ज्यादा आगे बढ़ना होता है तो हम लोग किस में चले जाते हैं, कार्बोक्सिल साइकिल में। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी फिलहाल इसका काम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। तो क्या है कि हमें ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो क्या है, एटीपी, इसको आपने याद रखना है। देन द मेटाबॉलिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय द मसल्स एंड अदर सेल्स कम फ्रॉम द एनर्जी रिलीज थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड अदर कंपाउंड्स involved both aerobic and anaerobic series of chemical reactions, ठीक है। इस बात को आप समझिए, ये कह रहा है जो मेटाबॉलिक प्रोडक्शन है किसका, मेटाबॉलिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ये किस में आएगा, ये कैटाबॉलिज्म में आएगा। कैटाबॉलिज्म में क्यों आएगा, क्योंकि जो एनर्जी हमारे पास सेव है पहले से, उस सेव एनर्जी से, सेव एनर्जी जैसे हमारे पास किस में मौजूद है, ग्लूकोज में, C6H12O6, ये एनर्जी हमारे पास सेव है। ये सेव किस प्रोसेस के थ्रू हुई, एनाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसको पायरूवेट्स में तोड़ना है, राइट, और सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है, किस में ले जाना है मुझे, इसे एटीपी में लेके आना है। तो अब मैं क्या करूंगा, एटीपी वगैरह में इसको लाने के लिए इस कुछ केमिकल प्रोसेसेस होंगे जिनके थ्रू ये ब्रेक होती होती क्या करेगी, ये एटीपी में लौट आएगी, और जब ये एटीपी में आ जाएगी तो मैं सीरीज ऑफ एक्शंस कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं चाहे तो एरोबिक एक्टिविटी कर सकता हूँ, एनारोबिक एक्टिविटी हम मैं कर सकता हूँ, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। Then ATP is supplied aerobically for the aerobic early to the working muscles depends on the intensity and duration of activity। यहां से एक क्वेश्चन और आप याद कर लीजिए कि ये जो है कोई सा वर्क आपका एरोबिक होगा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, फिजिकल एक्टिविटी, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या होगी, एरोबिक होगी या फिर आपकी एनारोबिक होगी। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों दो चीजों पे। किस पे डिपेंड करेगा, एक तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, दूसरा उसकी ड्यूरेशन। ये दो ही चीजें हैं बेसिकली, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो एक्टिविटी आपकी क्या होगी, ANAE, एनारोबिक, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और ड्यूरेशन अगर बहुत ज्यादा है तो वो क्या होगी, एरोबिक एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा देर तक नहीं दे सकते, जो ग्लाइकोजन के रूप में, जो हमारे ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे पास क्या रहती है, स्टोर्ड रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको भी आप देख लीजिए एक बार।
ठीक है। अब जहां तक हम ग्रीन एनर्जी की बात करें या जिस एनर्जी की हम लोग बात कर रहे थे उसमें आप समझिए ये क्या है। ये बेसिकली जब आप बात करेंगे इसकी, जैसे CO2 हमारा हो गया, 6H2 हो गया, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और CO2। एक प्रोसेस है क्या, फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके फोटोसिंथेसिस में C6H12O6 और C6O2, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है, वो ऑक्सीजन आपकी रिलीज होती है या ऑक्सीजन आपकी बनती है। आई होप दैट कि आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो फोटोसिंथेसिस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, वो एनर्जी कौन सी है, ग्लूकोज के फॉर्म में, बिकॉज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी वी विल एबल टू कंज्यूम इन आवर बॉडी टू स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसी वजह से हम लोग स्टोर हाउस भी बोलते हैं सेल का या बॉडी का, क्योंकि वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं स्टोर करने के लिए, ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर कर देता है। ठीक है, और ये किस प्रोसेस के थ्रू आती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम ऐसी एनर्जी गेट कर सकते हैं जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स जिनके बेसिस पे रन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है उसका। ठीक है, बेसिकली जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो केमिकल एनर्जी आपकी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, और बड़ा सबसे बड़ी अगर बात करी जाए तो मैकेनिकल एनर्जी का, सॉरी केमिकल एनर्जी का जो है वो बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स में या फिर बॉडी पार्ट्स को चलाने के लिए। ठीक है, अल्टीमेटली मैं ये कहूँ कि लाइफ को चलाने के लिए भी सबसे बड़ा जो रोल है वो केमिकल एनर्जी का ही है, और इसकी जो यूनिट है मोस्टली उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीज। ठीक है, इतनी बात आई होप दैट कि आपको क्लियर होगी। चलिए हम लोग और ज्यादा चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इनको हम लोग समझ लें, फिर उसके बाद आज की क्लास हम लोग खत्म करेंगे और फिर हम लोग और चीजों को शुरू करेंगे और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करें कि जो सोलर एनर्जी अराइजेस फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी, ये बात जो है, ये सेंटेंस जो है वो किस तरह से चलता है, राइट। जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है, मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो दो तरह से होती है, या तो वो फ्यूजन के थ्रू होगी, क्या फ्यूजन के थ्रू होगी, या दूसरा क्या है, फिशन के थ्रू होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फ्यूजन बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है जॉइंट। अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। फिशन क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स इसमें टूटते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, ये इसमें से पार्ट में से यहाँ फ्यूजन होता है। सन में क्या होता है, सन में हीलियम आयंस, हाइड्रोजन और हीलियम आयंस जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं आपस में, और फ्यूज होने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। वो न्यूक्लियर एनर्जी से हमारी क्या होती है, थर्मल एनर्जी, हीट की जो एनर्जी है वो जनरेट होती है, और वो हीट वाली एनर्जी ही हम तक पहुंचती है, जिसको हम वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू जो सिंथेसिस का प्रोसेस है पौधों का, उसकी वजह से वो हमें सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज की फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो मिल पाती है, जो हमारी बॉडी इजीली उसको यूज कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए, द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और वो केमिकल एनर्जी फाइनली क्या होती है, हमारे लिए एक फूड के रूप में मिल जाती है। ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फीडिंग प्लांट्स एनिमल दैट फीड द प्लांट। हम क्या करते हैं, हम ह्यूमंस एनर्जी को वहां से गेट कर लेते हैं जहां से प्लांट जो है वो फीड कर रहे होते हैं, या फिर प्लांट जो एनिमल जिसको प्लांट फीड कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि वी आर द अलग टाइप के, मैं कहूँ तो क्या बोलूँ, हम ह्यूमंस जो है वो जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनको भी खा जाते हैं, और कई एक बार सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा लेते हैं, टर्सरी कंज्यूमर को भी हम लोग खाते हैं, लेकिन हम इसको जो ह्यूमन है उसको मतलब ऑप्टिमम कंज्यूमर नहीं बोल सकते, राइट। वो एक अलग अलग प्रोसेस है, सारी की सारी जो फूड चेन है उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में किसको रखना है, राइट। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एनर्जी किस तरह से ऑब्टेन करनी है। बेसिकली हम जो है किस पे बेस्ड हैं, प्लांट्स पे बेस्ड है। ठीक है, आगे देखिए, therefore we directly depend on the plant life and ultimately from the sun for the energy, right. The energy is stored in the form of carbohydrate, fat, protein in the plant.
अच्छा आप देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि जो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड हमारे कौन कौन से हैं, ये बात आप देख लीजिए। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है आपका, फैट है, प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है आपके एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है, क्योंकि इनकी हेल्प से हमें एनर्जी मिलती है। द बेसिक फूड कंपोनेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू आवर बॉडी पार्ट टू रिलीज द स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। अब इसको करना कैसे होता है, इसको समझ लीजिए। जो कैलोरी है वो आपकी एनर्जी की यूनिट है एक तरह से, राइट। तो 1 कैलोरी अगर हम देखेंगे तो 1 कैलोरी क्या होगी, कैलोरी की डेफिनेशन अगर देखेंगे तो उसको देख लीजिए। कैलोरी 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू अराइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। kg ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 1 किलोग्राम पानी का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि जो 5 ईयर ओल्ड किड्स हैं उनको डेली यूज में कितनी कैलोरी चाहिए। सिंपल है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, energy is required for the active transportation of the substance such as the glucose and calcium ions across the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन में इन दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक ग्लूकोज होना जरूरी है, चाहे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, वो एक अलग बात है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में ज्यादा इजी होता है यूज करना। और दूसरा कैल्शियम आयन, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल इसके बिना वर्क नहीं करेगा, ठीक है। द सम अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इन द सेल इज यूटिलाइज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ मसल्स फॉर रिपेयरिंग इन इंजर्ड मसल्स। इसकी एक और बात है कि जो एनर्जी है, कुछ एनर्जी जो है वो आपकी यूज होती है किसमें, टू यूटिलाइज। जैसे आपके कहीं भी बॉडी पार्ट्स में कुछ चोट वगैरह लगी हुई है तो उस चोट को सही करने के लिए भी, उस इंजरी को सही करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। या एनर्जी की मैं ये बात कहूँ कि एनर्जी में से भी प्रोटीन की जरूरत होती है कि जो भी ब्रेकडाउन हुआ है उसको सेटल आउट किया जाए। द मायोफाइब्रिल यूटिलाइज of release energy from the sliding actin filament over the myosin filament where the contraction and force production takes place, ठीक है। तो आई होप दैट कि इतनी जो चीजें आज हमने पढ़ी हैं वो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है तो हम उस पर बात कर सकते हैं, बहुत सारी बात कर सकते हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मुझे एक क्वेश्चन मिला था, किसी बच्चे ने बोला था कि गेम्स और आपका स्पोर्ट में क्या डिफरेंस है। तो मैं बस एक स्पेशल क्लास उस पर बनाऊंगा जल्दी ही आपको, तो उसमें वी विल डिस्कस ऑन द व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गेम एंड स्पोर्ट्स। मैं उनको बस इतना बता दे रहा हूँ कि वो इतना समझ लें कि अगर रियलिटी में अभी तक कोई भी ऐसा, ना कोई फिजिकल एजुकेशनिस्ट हुआ है, ना ही कोई फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा हुआ है जिसने अभी तक एक प्रॉपर डेफिनेशन दी हो कि ये गेम है या फिर ये दूसरी चीज जो है वो स्पोर्ट है, राइट। उसके कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है। उनके जो भी रूल्स हैं, उन रूल्स जो भी सर्कमस्टांसेस है उनको मैं एक क्लास बना दूंगा, तो वहां से आप अच्छी तरह से देख पाएंगे, जिससे कि आपको जो भी कंफ्यूजन है गेम्स और स्पोर्ट्स को लेके वो खत्म हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।